हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। घटना चक्र से हम हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। घटना चक्र से हम इसको कंप्लीट करेंगे। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चाकलिया मिश्र के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था। राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 सितंबर 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। इन्होंने 1818 ईस्वी में मुल्तान में और 1819 में कश्मीर एवं 1834 में पेशावर को जीता था। तो रणजीत सिंह कौन थे? तो रणजीत सिंह पंजाब के सुकर चाकिया मिशल के एक प्रमुख के घर महा सिंह के घर पर इनका जन्म हुआ था। रणजीत सिंह इन्होंने 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हस्ताक्षर की थी। 1818 में इन्हें मुल्तान जीत लिया, मतलब वो ठाठ से मुल्तान जीता था। मुल्तान जीता। 1819 से मुल्तान के बाद कश्मीर जीता और 1834 में इन्हें पेशावर को जीत लिया था। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी जो तोपें थी वो चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाया और उन्हें वापस कर दिया। इस सेवा के बदले में जमान सिंह ने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया। कब किया था ये? 1799 में किया था। उसे अपनी राजधानी बनाया और जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी। तो हमारे रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने दी थी, जो कि कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। जब इसने आक्रमण किया पंजाब पर तो नहीं हार, मतलब आक्रमण किया और जब लौटने लगा तो इसकी तोपें कहाँ गिर गई? चेनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह हमारे भारत के थे, उन्होंने उस चेनाब नदी से उनकी तोपें निकलवाई और उन्हें वापस कर दी। इससे खुश हो गया जमान शाह और उन्होंने कहा कि चलो भैया तुम लाहौर ले लो। लाहौर पर अधिकार करने का अधिकार दे दिया और उनको राजधानी बनाने का बोल दिया कि तुम इसको राजधानी बनाओ, आज से आप राजा हो। तो राजा की उपाधि भी किसको दे दी? रणजीत सिंह को दे दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। इन्होंने 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिशल से छीन लिया। तो अमृतसर किसके पास था? भंगी मिशल के पास था, तो उनसे भी छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया गया। तो क्वेश्चन आता है कि जो रणजीत सिंह है इनकी इस समय राजनैतिक राजधानी क्या थी? तो राजनैतिक मतलब पूरा राजनीति कहाँ से चलती थी? लाहौर से चलती थी। और धर्म के लिए जो धार्मिक नीति थी या जो धार्मिक राजधानी थी वो क्या थी? अमृतसर थी। दोनों ही अपने अधीन में ले लिए। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इन्हें अफीम खाने की लत थी। इनके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल, संधावालिया सरकार और चेत सिंह, अतर सिंह और लहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधु, जिनमें आते हैं ध्यान सिंह और गुलाब सिंह, सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता का कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। तो देखो, जैसे ही खड़क सिंह आए तो इनके दरबार में दो अलग अलग दल बने। पहला कौन सा था? संधावालिया सरदार थे। कौन थे? सधावालिया सरदार थे, मतलब हमेशा सदा बंधे रहते थे, बालिया सदा बालियों पर रहते थे। तो चैत सिंह, अतर सिंह आतुर रहते थे, लहना सिंह लहलहाते रहते थे और इनके भतीजे थे अजीत सिंह। ये सब हमारे 4 सदस्य थे संधावालिया में। तो जब खड़क सिंह सिंहासन में बैठे तो 2 दल लोग उनके राज्य दरबार में थे। पहला था सधावालिया संघ सरदार, जिसमें से सधावालिया, बालियाँ किसकी होती हैं? गेहूं की बालियाँ होती हैं, जो कि चैत के महीने में आती हैं। चैत हो गया। आतर रहती हैं, हमेशा तरतराती रहती हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे लहराती हैं और उनको जो जीत लेता है वो मतलब साल भर तो जीता ही है। तो अजीत सिंह कौन कौन थे? सधावालिया, जिसमें से 4 सदस्य, पहले थे चैत, दूसरे थे अतर, तीसरे थे लहना और चौथे थे अजीत सिंह। और डोगरा बंधु थे, जिनमें आते थे ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदा का कारण बने। डोंगा में क्या है? ध्यान से देखो सुचित्रा गुलाब है, तो ध्यान सिंह, गुलाब और सुचेत सिंह
प्रतिद्वंदी के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। अभी दोनों लड़ते थे, दोनों में प्रतिद्वंदिता थी और हमारे पंजाब में क्या होगी, अराजकता फैल गई। फिर आता है चिनियावाला का युद्ध। चिलियानवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को हुआ था, मतलब 1850 से एक साल पहले लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड डफ कर रहे थे। तो अब भैया चिलियावाला है हमारे, वो फड़फड़ाती तो रहती है फट फट फट, तो गफ कर रहे थे। कौन कर रहे थे, लॉर्ड गफ कर रहे थे। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। तो हमारी जो सिख सेना थी वो किसके उसमें लड़ रही थी, वो लड़ रही थी शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ रही थी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हो गया था, मतलब इसका कोई निर्णायक नहीं होता, अनिर्णायक ही रहता। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था इस समय, भारत का गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। तो इस समय गवर्नर कौन था भारत का, तो गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। तो देखो हम इनको देखते हैं, मतलब यहाँ से हम पहले रणजीत सिंह को देख लेते हैं। तो रणजीत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये भैया हमारे थे पंजाब में। जो रणजीत सिंह थे इनका जन्म कब हुआ था, 13 नवंबर 1780 में हुआ था। शुक्ल चकालिया मिशल के थे, मतलब बहुत अलग अलग मिशल पाए जाते हैं पंजाब में। तो शुक्ल चकालिया वंश के जो मिशल था उससे थे हमारे रणजीत सिंह। इनके पिता का नाम क्या था, महान सिंह थे। इनके जन्म के बाद इन्होंने अंग्रेजों से कुछ, मतलब इनके समय लड़े गए युद्ध या फिर जो नीतियां थी वो क्या क्या थी। तो पहला क्या था, इन्होंने अंग्रेजों के साथ 1818 में अमृतसर की संधि, नहीं 1809 में अमृतसर की संधि की। 1818 में मुल्तान जीता, 1834 में कश्मीर जीता, फिर 1818 में मुल्तान जीता, 1819 में इन्होंने कश्मीर जीता, मतलब एक साल बाद इन्होंने कश्मीर जीता, और 1834 में इन्होंने पेशावर को जीता था। इन्होंने 1798 में अफगानिस्तान का एक शासक था जमान शाह, उससे पंजाब में आक्रमण कर दिया था। उसने कहाँ पे आक्रमण किया, इन्होंने देखा कि भैया रणजीत सिंह ज्यादा युद्ध लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं तो इनके पास बहुत संपत्ति होगी। तो कौन आ गया भैया, जमाना। सब बोलते ही मतलब तुमने थोड़ी तरक्की की और जमाना जलता है, तो जमान शाह आए अफगानिस्तान से 1798 में और उन्होंने युद्ध किया। लेकिन वो कहाँ पे लौट गए, आक्रमण करके लौटने लगे। तो उनकी जो तोपें थी वो कहाँ गिर गई, चेनाब नदी में गिर गई। अब वो तो चले गए, तोपें निकाल तो सकते नहीं थे, लेकिन रणजीत सिंह तो भारत के नेता थे। इन्होंने क्या किया, उनको तोपों को निकलवाया और उन्हें वापस कर दी कि भैया आपकी तोपें गिर गई थी, आप रख लो। इससे जमान सिंह बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या किया, 1799 में रणजीत सिंह को तत्काल लाहौर पर अधिकार करने का अधिकार दे दिया। उनसे जैसे ही इनको लाहौर मिला तो रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बना ली और जमान सिंह ने इनको राजा की उपाधि दे दी कि भाई अब आज से आप लाहौर को राजधानी बना और आज से आप राजा, और लाहौर का सूबेदार भी इनने मान लिया कि भाई हमारा सूबेदार है ये। 1805 में क्या हुआ, अमृतसर को किससे छीन लिया, इनने भंगी मिशल से छीन लिया और उसको अपनी एक धार्मिक राजधानी बना दिया। अमृतसर क्या बन गई, इनकी धार्मिक राजधानी बन गई, और लाहौर क्या बन गया, इनकी राजनीतिक राजधानी बन गई। कब छीना था, 1805 में छीना था। इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सबको, सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अब आते हैं शाह शुजा। शाह शुजा भी रणजीत सिंह की मतलब मित्र से मिलते जुलते थे। तो इन्होंने क्या किया, कोहिनूर, मतलब इनकी सहायता की थी, रणजीत सिंह ने शाह शुजा की सहायता की थी, इसलिए उसने खुश होकर इनको क्या दे दिया था, कोहिनूर हीरा दे दिया था 1839 में रणजीत सिंह को दिया। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था क्या, खड़क सिंह। जैसे ही खड़क सिंह आए तो भैया हमारे दरबार में भी खड़खड़ाने लगे लोग। तो दो लोग, मतलब दो दल खड़खड़ाने लगे। पहला दल कौन सा था, तो संधावालिया दल था, जिसमें 4 प्रमुख नेता थे उनके, जैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उनका भतीजा अदीस सिंह। फिर आता है दूसरा दल कौन सा था, डोंगरा बंधु थे। इसमें थे ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह। इनमें प्रतिद्वंदता थी, इसके कारण पूरे पंजाब में अराजकता फैल गई। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और चिनियानवाला का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया, 13 जनवरी 1850 से एक वर्ष पहले, तो 1849 में यह लड़ा गया। इसमें जो अंग्रेजों के साइड से था भैया वो डफर ही होगा, तभी तो गया था वहां पे लड़ने, तो डफर नहीं था, कौन था, डलहौजी था। और कौन लड़ रहा था, तो गफ लड़ रहा था। उनकी साइड से पंजाबी तो हमेशा, मतलब सिख तो हमेशा शेर होते हैं, तो वहां से लड़ रहा था शेर सिंह। इन दोनों में लड़ा गया। पंजाबियों से सिख से लड़ रहे थे अंग्रेज। कोई नेतृत्व निकलेगा, मतलब कुछ निर्णय निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो ये क्या रहा, युद्ध अनिर्णायक रहा। इस समय भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। अब आते हैं महाराजा दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे दिलीप सिंह। इन्होंने 1843 से 1849 तक
शासन किया है। दिलीप सिंह ने, मतलब इन्हीं के टाइम पे हुआ था चिनियानवाला का युद्ध। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। मतलब ये दिलीप क्या थे, हमारे सिख धर्म के अंतिम शासक थे, और इन्होंने क्या किया था, सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की है। भैया भारत वाले रहने देंगे क्या तुम्हें, नहीं रहने देंगे। तो ये कहाँ चले गए थे, रूस की यात्रा भी की है। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस के फ्रांस में हुआ था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। और 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, मतलब कब, 1849, मतलब वही एक साल पहले, 1850 के एक साल पहले जब चिनियानवाला का युद्ध हुआ था, तभी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ और समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली गई और पंजाब को क्या कर लिया, विलय कर लिया अपने में। दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया और पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। अंग्रेज तो खुद जा नहीं सकते थे, क्योंकि भैया सिख हैं, नहीं पता कब उनका दिमाग खराब हो जाए और इनको भगा दे मार के। लेकिन इनने क्या किया, खुद शासन न करके 3 लोगों की एक परिषद बनाई। इसमें कौन कौन था, सर हेनरी लॉरेंस थे जो कि अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस था, हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस है, और चार्ल्स ग्रेनविले मार्शेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। देखो भैया, एक आता है लॉरेंस, आपने लॉरियर पेरिस की शैम्पू आती है, तो पंजाबों मतलब सिख रहते हैं, मतलब ये ट्रिक है बस याद करने के लिए, तो प्लीज कोई इसको आपत्ति न जताए इस ट्रिक पर। तो ये ट्रिक क्या है, तो हमारे जो बाल होते हैं, जो सिख के ज्यादा घने बाल होते हैं, दाढ़ियां होती हैं, तो उनके लिए हम क्या देंगे, अंग्रेजों ने क्या दी थी, लॉरियर पेरिस की शैम्पू दी थी, जो अच्छी थी, बहुत अच्छी सी खुशबू आती थी, बिल्कुल सब लोग जॉनी जॉनी करते फिरते थे। तो हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस 2 याद हो गए। अब आते हैं चार्ल्स गेनविले और मार्शेले। तो उन्होंने बोला था कि भैया अपने बालों में बहुत अच्छे से मल मल के लगाना, मार्शेले मसल मसल के लगाना। तो इनसे तीनों सदस्य हो गए। जब हमारे पंजाब को अंग्रेजों ने विलय कर लिया तो 3 सदस्य बनाए गए थे जो कि पंजाब पर शासन कर रहे थे। पहले कौन थे, हमारे हेनरी लॉरेंस थे, फिर दूसरे थे जॉन लॉरेंस, और तीसरे थे हमारे मार्शेले गिनविले मार्शेले थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब यहां से मैसूर युद्ध आ गया। इससे पहले हम देखेंगे अपने पंजाब में दिलीप सिंह के बाद। तो पंजाब में दिलीप सिंह का शासन था, कब से रहा है, यह 1834-33 के बाद, 34 में एक चीज और हुई थी, क्या हुई थी हमारे, 34 में था पेशावर जीता था रणजीत सिंह ने, है ना। यहाँ पर आता है 43। इन्होंने 1843 में शासन पे गद्दी पे बैठे और 50 कम में ये शासन तक रहे। इनके टाइम पे कौन सा युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और चिनियानवाला का युद्ध हुआ था। चिनियानवाला के युद्ध में शेर सिंह उनके साइड से लड़ रहे थे और इस साइड से लड़ रहे थे, अंग्रेजों के साइड से गफ लड़ रहे थे। डलहौजी के समय था जब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो अंग्रेज जीत गए और ये दिलीप सिंह के टाइम पे हुआ था। दिलीप सिंह ने क्या किया था, सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था, रूस में घूमने गए थे और इनका निधन मतलब पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। कब हुआ था, 1893 में हुआ था। इंग्लैंड में ही इनकी अंत्येष्टि दी गई थी। 1850 में एक कम पहले क्या हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने पंजाब को विलन कर लिया अपने में, और जो दिलीप सिंह थे उनको पेंशन देकर कहाँ भिजा दिया, ब्रिटेन भिजा दिया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद जो डलहौजी है उसने पंजाब पर नेतृत्व करने के लिए 3 लोगों की सदस्य परिषद बनाई, जिसमें कौन कौन थे, हेनरी लॉरेंस थे, उनके सदस्य थे जॉन लॉरेंस और चार्ल्स गेनविले मार्शेले। अब आते हैं हमारा मैसूर। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली जी मतलब विजित हुए थे। तो कौन जीता था, तो हैदर अली इसमें विजय हुए थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था। मैसूर के राजा कौन थे, हैदर अली, जिन्होंने पहले ही अंग्रेजों को उठा उठा के पटक दिया था। और इसके दौरान जो अंग्रेजी गवर्नर था वो कौन था, वेरेलास्ट था। यह युद्ध 1769 को मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। तो हमारे भैया मद्रास कहाँ पे है, नीचे है मैसूर के पास। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, कौन जीता था, हैदर अली जीते थे। और इसमें इसके टाइम पे गवर्नर कौन था, तो वेरेलास्ट था। और यह युद्ध 4 अप्रैल, 4 लोगों ने उठाया था अंग्रेजों को, इतना पीटा था हैदर अली ने। तो 4 अप्रैल 1769 को ये युद्ध समाप्त हो गया। 67 से स्टार्ट हुआ था, 2 साल चला था।
और कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई। फिर आता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1780 से चला 1784 तक। इस युद्ध के दौरान हैदर अली ने निजाम मराठाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। किसने बनाया था? हैदर अली गया कहां पे? निजाम के पास, मराठाओं के पास। इन्होंने बोला निजाम और मराठाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध में एक मोर्चा बनाया कि अंग्रेजों को हम निकाल के फेंकेंगे। तीनों ने मिलकर बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। जहां पर अंग्रेज थे वहां पर थे कर्नल वैली के अधीन में अंग्रेजी सेना को हराकर आरकाट पर विजय प्राप्त कर ली। तो भैया इतना कर्नल वैली को पीटा, मतलब वैली वहां की जो वैली थी कर्नल को, उसको काट दिया। तो आरकाट पर विजय प्राप्त कर ली। कब हुआ है? 1780 में हुआ है। कौन कौन सी सेना थी? तो अंग्रेजों के विरुद्ध में 3 सेना गुट हुई थे। पहले थे हमारे हैदर अली, निजाम और मराठा। तीनों गए, इन्होंने कर्नाटक पर आक्रमण किया। वहां पे थे कर्नल वैली, उनको आरकाट मतलब उनको हराकर आरकाट जीत लिया। इस दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हराया था। अब उस टाइम जो हैदर अली था उनका एक बेटा भी था टीपू सुल्तान, वो भी बड़ा हो गया था। उसने क्या किया? अपने हेक्टर मुनरो को उसने हरा दिया। कहां पर? पोलीलूर नामक स्थान पर। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ। तो हैदर अली थे वो किससे लड़े? आयरकूट से लड़े। किनको? अन्य पहले कर्नल वैली को हरा दिया और आरकाट जीत लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? ये गए तो आगे कौन खड़ा था? आयरकूट खड़ा था, जो कि कूटने के लिए खड़ा था। इन्होंने पोर्टो नोवा में 1 जुलाई 1781 में पोलीलूर और सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त कर दिया। फिर दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और अंततः मंगलोर की संधि के दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में समाप्त हो गया। और इसमें टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसमें क्या हुआ था? जो टीपू सुल्तान था उसने क्या किया था? श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। 2 युद्ध हो गए। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? हैदर अली गया, उनने किसको कूटा था? उनने कूटा था वायरेलास्ट को, और मद्रास की संधि से वो युद्ध समाप्त हो गया था 1769 में। फिर आता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें हैदर अली और निजाम और मराठा तीनों की गुट बना और इन्होंने अंग्रेजों को कूटा। गए जैसे ही 80 में कर्नाटक पर आक्रमण किया। वहां पे थे कर्नल वैली, उनसे आयरकूट मतलब आरकाट नामक स्थान पर आक्रमण कर दिया और वह जीत लिया। और यहाँ पे थे टीपू सुल्तान, इन्होंने हेक्टर मुनरो को क्या पे हरा दिया? पोलीलूर नामक स्थान पर हटा दिया। फिर 81 में हैदर अली और आयरकूट का सामना हुआ, जिसमें पोलीलूर और सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त कर दिया गया। आयरकूट में कौन हार गया? हैदर अली हार गए। हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में। इसके बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। भैया अपनी पूरी कमान किसने संभाल ली? टीपू सुल्तान ने संभाली। लेकिन लड़ते लड़ते इतना लड़ते रहे वो कि 1784 आ गया। 80 से स्टार्ट हुआ था, 4 साल लड़ते रहे। और मंगलोर में फिर क्या किया इनने? मंगलोर की संधि की और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त कर दिया गया। कौन सी संधि हुई है? मैंगलोर की संधि हुई है। और इसमें टीपू सुल्तान ने क्या किया? भैया टीपू सुल्तान खुश कि भैया हमें मैंगलोर मिल गया, ये आयरकूट ये स्थान मिल गए, अब हम खुश। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान ने बिल्कुल श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना। और साथ ही इन्होंने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपित किया था। तो फ्रांस और मैसूर की मित्रता का एक प्रतीक वृक्ष लगाया था, जिसका नाम था स्वतंत्रता का वृक्ष। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुस्तुनिया जिसको आधुनिक इस्तांबुल कहा जाता है, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे थे और आधुनिक नीति पर दूतावास की स्थापना की थी। मतलब कि वहां से भी कोई आएगा तो हम क्या करेंगे? दूतावास बनाया था इनने। तो टीपू सुल्तान था वो बहुत ज्यादा एक्टिव था। इनने क्या किया? देश से दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलोर की संधि से 1784 में। इन्होंने क्या किया? श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, जैकोबिन क्लब का मेंबर बन गया, अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया।
और इसने अपने अलग अलग जो सदस्य देश थे मतलब उनसे दोस्ती करने के लिए कोशिश की, विदेशों में भी। तो ईरान, कुस्तुनिया, अफगानिस्तान, फ्रांस में दूत मंडल भेजा और वहां अपने यहाँ पर दूतावास की स्थापना की। फिर आता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज थोड़ी ना मानने वाले थे 2 युद्ध का, तब तो वो तीसरे युद्ध की तैयारी कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, जो कि लड़ा था 1799 से 1792 तक। इसमें अफसान श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कौन सी हुई थी? पहले में हुई थी अपनी कौन सी, मद्रास की संधि, दूसरे में हुई मंगलोर की संधि, तीसरे में हुई है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल हुए थे। अब भैया इतना हार चुके हैं कि कान में अच्छी पड़ गई, बहुत ही अच्छी पड़ गई अंग्रेजों के। तो कौन आ गया भैया? कार्नवालिस आ गया मैसूर के टीपू सुल्तान से युद्ध करने या फिर संधि करने के लिए। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। अंग्रेज बेचारे 3 बार हार गए, लेकिन चौथी बार भी वो लड़ने आ गए और इस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसमें कुल सदस्यों को, इसके जितने भी सदस्य थे उनको बेल्लोर में कैद कर दिया गया। और इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपने नेतृत्व प्रदान किया था। तो वेलेजली ने और स्टुअर्ट ने नेतृत्व प्रदान किया था और टीपू सुल्तान को जला दिया था और सारे जितने भी लोग थे उनको बेल्लोर में पटक कर कैद कर दिया था। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्कविस की उपाधि दी थी। किसने दी थी? आयरलैंड ने दी थी भैया। आयरलैंड ने लॉर्ड वेलेजली को मार्कविस की उपाधि दी थी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः जो अडयार वंश है उनके बालक कृष्णराज को बैठा दिया था और किनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया था। तो सबसे पहले कौन था? अडयार वंश था। उसके बाद जो टीपू मतलब हैदर अली आया था, उसके बाद टीपू सुल्तान आया। फिर जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो फिर से अडयार वंश के शासक बालकृष्ण मतलब कृष्णराज को बैठा दिया गया था। और इनको क्या दे दिया गया? किनारा दे दिया गया, कोयम्बटूर दे दिया गया और श्रीरंगपट्टनम दे दिया गया। चलिए हम देखते हैं मैसूर को एक बार और। तो मैसूर में कितने युद्ध लड़े गए हैं? 4 युद्ध लड़े गए हैं। पहला युद्ध मद्रास की संधि से, दूसरा युद्ध लड़ा गया मतलब शांत हुआ था मैंगलोर की संधि से, और तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से, और चौथे युद्ध में हमारे टीपू सुल्तान की ही मृत्यु हो गई थी। तो पहले युद्ध में क्या हुआ था? हैदर अली ने वेरेलास्ट को हराया था। मद्रास की संधि हुई थी 1767 से स्टार्ट हुआ था और 1769 को खत्म हो गया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 को संधि हुई थी। कौन सी हुई थी? मंगलोर की संधि। इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान ने किसको कूटा था? बहुत सारे लोग कूटे थे। पहले तो भैया कर्नावैली कूटे थे, फिर मुंडो कूटे, फिर आयरकूट से खुद हैदर अली कूटे, मतलब पिटाई हुई। फिर आता है टीपू सुल्तान इसमें जीत गए। दूसरे मैंगलोर मतलब संधि के बाद मैंगलोर की संधि हो गई और टीपू सुल्तान ने क्या किया? श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, जैकोबिन क्लब की स्थापना की और वहां पर फ्रांस और मैसूर की मैत्री के प्रतीक के रूप में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। स्वतंत्र विदेश मतलब संपूर्ण समकालीन जितने विदेशी शासक थे उनसे दोस्ती करने के लिए इन्होंने ईरान, कुस्तुनिया, इस्तांबुल, अफगानिस्तान, फ्रांस में दूतमंडल भेजा था। फिर आता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान चौथे में ये हार गए थे और उनको मार दिया गया था। बेल्लोर में उनके सदस्यों को कैद कर लिया गया। इसमें वेलेजली और स्टुटगार्ट ने नेतृत्व किया था। आयरलैंड के जो लॉर्ड समाज है इन्होंने वेलेजली को मार्कविस की उपाधि दी थी और अडयार वंश के शासक बाल कृष्णराज को फिर से गद्दी पर बिठा दिया गया था। अब आते हैं बेगम शमरू। 1750 से 1836 तक इनने शासन दिया है। यह एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निर्माण सरधना में कराया था। इन्होंने क्या किया था? बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहर्ट सांब्रे थे। इन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की हैं। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रोहेला
सरदार जब्ता खां को हराने की प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम शमरू सरधाना की शासिका बन गई थी। तो ये बेगम शमरू कौन है? तो बेगम शमरू हैं अपने मेरठ के पास सरधाना की शासिका। वहाँ पे इन्होंने एक प्रमुख चर्च बनवाया था, क्योंकि इनके जो पति थे वो कौन थे? यूरोपीय थे, जिनका नाम था वाल्टर रेनहार्ट समरे। इन्होंने अलग अलग रियासतों को अपनी सेवाएं दी है। और बंगाल के नवाब जो नजफ खां थे, इन्होंने सहारनपुर के जो रोहेला सरदार थे जब्ता खां को हराने की प्रमुख भूमिका के से खुश होकर इन्हें दी थी सरधना की जागीर। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पति बेगम समरू वहां की शासिका बन गई। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला है, रणजीत सिंह ने डैश राज्य से संबंधित है। तो हमारे जो रणजीत सिंह है वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो हैं भैया हमारे श्रीनगर से संबंधित हैं। श्रीनगर से रणजीत सिंह का संबंध है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में शुक्ल शकालिया वंश या मिशल के प्रमुख महान सिंह के घर में हुआ था। राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। इस संधि का तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का जो सतलज पार के सिख राजा थे उनके ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना टूट गया। और परंतु दूसरी ओर जहां पर कनिंघम ने कहा था कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। इन्होंने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीता था। इस प्रकार प्रश्न में दिया गया जो श्रीनगर है वह रणजीत सिंह के शासन काल में आता था या राज्य में शामिल था। रणजीत सिंह किस मिसल के संबंधित थे? तो हमारे रणजीत सिंह थे सुकरचकालिया मिसल के। रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो इनकी की राजधानी थी लाहौर। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाया और उन्हें वापस कर दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी बना लिया। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो अदालत आला की स्थापना जहां पर उनकी राजधानी होगी वहीं स्थापित की गई थी और लाहौर में बनाई थी। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य का सर्वोच्च अदालत का नाम था अदालत आला। यह अदालत लाहौर में स्थित थी और रणजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश थे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। जो कोहिनूर हीरा था उनको दिया था शाह शुजा ने। पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। पंजाब किसका था? अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष सभी पर सिखों के मिसलों का अधिकार हो गया था। इधर अफगान के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा, किसका? अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा। परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली वरकाजिया सरदारों फतह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 में उसे विस्थापित कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। किसने किया था? ये शाह महमूद ने। और इस अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर ए हीरा या कोह-ए-नूर जो कि हीरा भेंट किया था। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये कहा था राजा रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को शुक्ल चकालिया में महान सिंह के घर में हुआ था। 12 साल में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और 1792 से 1797 तक प्रतिशासन परिषद उनकी माता सास और दीवान लखपत राय ने किया था। इस शासनकाल मतलब इनके ने शासनकाल चलाया था। 1797 में इन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया और रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में
और अमृतसर में 1805 में, फरीदकोट, मालेरकोटला और अंबाला पर 1808 में विजय प्राप्त की थी। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं अब सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रणजीत सिंह ने उत्तराधिकारी कौन थे? तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे उनके पुत्र खड़क सिंह, जिनके शासनकाल में 2 शासन खड़खड़ाने थे। तो 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन में बैठा। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख धर्म का अंतिम राजा था हमारे दिलीप सिंह, जिनने ईसाई धर्म ले लिया था, स्वीकार किया था। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया है। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दिलीप सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह 23 अक्टूबर 1893 को इनका निधन पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1893 में इनका निधन पेरिस में हुआ था दिलीप सिंह का। यह सत्य है। और इनकी अंत्येष्टि भी पेरिस में ही की गई थी। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्त्रोतों में 23 अक्टूबर को 1893 को पेरिस में हुआ था। शेष सभी कथन असत्य हैं। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। सिख धर्म का अंतिम शासक कौन था? तो सिख धर्म का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। ईसाई धर्म स्वीकार किया था इनने। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे, जिन्होंने 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर दिया गया था और दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी 3 परिषद के सदस्य नहीं थे? तो 3 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी। किसने बनाई थी? डलहौजी ने बनाई थी। 2 लॉरेंस थे और एक थे भैया, कौन थे? लॉरेंस थे। तो ये 2 तो थे भैया, सर हेनरी लॉरेंस और सर जॉन लॉरेंस, और एक वो थे मोंटीसेरी गेरवेर मानसेल। पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद बनाई, जिनमें थे सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, सर जॉन लॉरेंस, चार्ली गेनविल मार्शल इस सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे, और HM एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद के सदस्य नहीं थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 तक हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ था? तो इसमें विजय हुआ था हमारे हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में हुआ। इसमें अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में युद्ध लड़ा गया था। निजाम मराठा अंग्रेजी सेना हैदर अली के विरुद्ध में त्रिगुट संधि से लड़ रहे थे। मतलब निजाम मराठा और अंग्रेज, और एक साइड थे हमारे हैदर अली, लेकिन हैदर अली ने सबको हरा दिया। इसमें हैदर अली ने अपनी कूटनीति सूझबूझ से त्रिगुट को भंग कर दिया और उन्होंने मराठा को धन देकर, निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक का आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया और हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1868 को मंगलोर पर अधिकार कर लिया और मार्च 1769 में अपनी सेना मद्रास तक पहुंचा दी। अंग्रेजों ने विवश होकर हैदर अली की शर्तें मान ली और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हो गई और पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। अब आता है निम्नलिखित में से कौन 1755 में डूंगी गुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो 1755 में डुंडीगुल में मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली के द्वारा यह की गई थी। 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डुंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालते हुए हैदर अली को डुंडीगुल भेजा। 1755 में हैदर अली ने डुंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले पर एक सैन्य चौकी
बनाई। हैदर अली ने मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 में इसने पुरशीन मीर साहिब को डुंडीगल का गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो डुंडीगल का कौन हो गया भैया? पुरशीन मीर साहिब को डुंडीगल का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टेनोवा के युद्ध में हराया था। तो हैदर अली को पोर्टेनोवा के युद्ध में किसने हराया था? तो सर आयरकूट ने हराया था। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिन्होंने पोर्टेनोवा के युद्ध में 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया था। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को भी राजधानी बनाया। यहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की और सदस्य बना उसका। निम्नलिखित में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति के रूप में दूतावास स्थापित किए थे? तो विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, ये था हमारा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। 1780 में किसको हराया था? ब्रिटिश सेना को हराया था। कहाँ पर? तो ये है पोल्लीलूर में। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठा और निजाम के साथ एक समझौता किया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके आरकाट पर विजय प्राप्त कर ली। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हराया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। और कौन से युद्ध में? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि 1790 से 92 में हुआ था। इसमें आश्वन श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इसे 1792 में, इस संधि के बाद अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान शामिल हुआ था। इसके अनुसार टीपू ने अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा था। साथ ही युद्ध के खजाने के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए देने पड़े और श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल किया गया था कि जब टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक वह अपने 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रखेगा। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद इस टिप्पणी की थी कि हमें अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? जो हमारा टीपू सुल्तान है वह अंग्रेजों के साथ 1799 में मारे गए थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया था। हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया था। इसमें क्या लिखना है? इसमें से कौन सा सुमेलित है बताना है ना। तो पहला क्या था? आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? हैदर अली जीते थे ना कि हारे थे, तो पहला गलत है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजों से हैदर अली पराजित तो नहीं हुए थे, ना अंग्रेज पराजित हुए थे, कोई मतलब संधि हो गई थी बस, है ना। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ था? इसमें टीपू सुल्तान विजय हुए थे और अपना भू अंग्रेजों को नहीं दिया था, तो ये भी गलत है भैया, हार गए थे और इनको जबरदस्ती में क्या करनी पड़ी थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। अब आता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुए थे और युद्ध के मध्य दिव्यगत हो गए थे, देवांगत हो गए थे, मतलब भगवान के पास चले गए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था भैया? 1767 से 1769 के मध्य हुआ था। इसके दौरान गवर्नर था वेरेलास्ट और इसमें हुई थी मद्रास की संधि जो कि 1769 में हुई थी और इसमें कौन जीता था? हैदर अली जीते थे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 तक चला। इस दौरान गवर्नर था हमारा वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था और इस युद्ध में 1784 में मंगलूर की संधि हुई थी। फिर आता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1790 से 1792 तक चला। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध में सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया और 1784 से 1785 में इन्हें एक दूत कुस्तुतनिया भेजा।
1787 में टीपू सुल्तान ने एक दूतामंडल फ्रांस भी भेजा था और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि किसी सहायता नहीं मिली तो वही समाप्त करना पड़ा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ और इस दौरान जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था वो था वेलेजली। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्गों को जीत लिया। टीपू सुल्तान को वीरगति प्राप्त हो गई और टीपू सुल्तान के जितने भी कुल सदस्य थे उनको वेल्लोर में कैद कर लिया गया और इनके शासन को छीनकर जो अडयार वंश था उनके शासक कृष्ण राय को इसमें बिठा दिया, कृष्णराज को। अब आते हैं, इसमें से हमें सही मिलाना है। इलाहाबाद की संधि ये कब हुई है भैया? हमारे बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 64 में और इलाहाबाद की संधि हुई थी 65 में, 1765 में। दूसरा आता है मंगलोर, देखो पहला आता है इलाहाबाद की संधि 1765, फिर आती है मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो ये पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। पहले आंग्ल मैसूर के बाद नहीं, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, दूसरे में हुई थी मंगलोर की संधि जो कि हुई थी 1784 में। सालबाई की संधि भैया हुई है 1782 में जो कि मराठाओं के साथ हुई थी, अंग्रेजों की। और मद्रास की संधि ये हुई है हमारे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में जो कि 1769 में हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि अंग्रेज और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच में 16 अगस्त 1765 को हुई थी। मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में 84 में। सालबाई की संधि आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई 1775 से, जो कि 1782 तक चला था। इसमें महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच यह संधि हुई थी, सालबाई की संधि। फिर आता है 1782 में हुई थी यह सालबाई की संधि। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। बेगम शिमरू ने किस प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था? तो जो हमारी बेगम शमरू हैं इनने सरधाना में एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। बेगम शमरू ने 1750 से 1836 में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था जो कि कहाँ पे है? सरधना में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन क्या कहता है? अली मर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। तो भैया ये गलत है, पहला तो गलत है। दूसरा क्या है? महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढुलाई कारखाने बनाए थे या खाने बनाए थे। तो ये सही है भैया, हमारे राजा रणजीत सिंह ने क्या किया था? लाहौर में तोपों के निर्माण कराने के लिए ढलाई कारखाने बनाए थे। आमेर में सवाई महाराजा जय सिंह ने यूक्लिड में रेखा गणित के तत्वों पर संस्कृत में अनुवाद किया था। तो ये सही है। जो हमारे राजा जय सिंह थे उन्होंने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया था। तो ये सही है। किसके किए थे? यूक्लिड के किए थे। फिर आता है मैसूर के टीपू सुल्तान ने शंगरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो ये भी सही है कि टीपू सुल्तान ने जो शंगरी मंदिर है वहां पर देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो राजा रणजीत सिंह ने तोपों खाने के लिए अधिक बल देने के लिए लाहौर और अमृतसर में तोपें और गोला बारूद बनाने के लिए कारखाने बनाए थे। तो कहाँ कहाँ बनाए गए थे? लाहौर में और अमृतसर में बनाए गए थे। लाहौर उनकी राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर क्या थी? उनकी धार्मिक राजधानी। आमेर के सवाई राजा जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया था। राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन आदि जगह पर 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया है। टीपू सुल्तान ने शंगरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि जो बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति है उसको प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दाना को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को जाता है। किसको जाता है? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था इसमें अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था। तो ये तो भैया हमारा गलत है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने तीसरे पानीपत के युद्ध में अहमद शाह लोधी को, मतलब इब्राहिम लोधी को नहीं बल्कि मराठाओं को हराया था। तो पहला गलत हो जाता है। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो नहीं, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, टीपू सुल्तान की नहीं हुई थी, दूसरे में हुई थी हैदर अली की मृत्यु, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। तो दूसरा भी गलत है। पलाशी के युद्ध में शुजा-उद-दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था। तो पलाशी का जो युद्ध था उसमें क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला, उसकी पराजय के लिए मीर जाफर ने षड्यंत्र रचा था अंग्रेजों के साथ मिलकर। तो ये सही है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह से परास्त किया था। JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई न कोई संबंधी ना खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया था। 1790 से 92 में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुए थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और युद्ध विराम हो गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। पलाशी का युद्ध 1757 में हुआ था और मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध में षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों ने जो षड्यंत्रकारी थे उसमें कौन कौन था, साहूकार जगत सेठ था, राय दुर्लभ था और अमीर चंद्र थे। ये इसलिए जो केवल तीसरा है वो सही था। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय। तो थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।